अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओवैस इकबाल साहब और डॉक्टर खालिद ज़हीर का डिबेट देखा, मुकालमा देखा यूट्यूब पे। अरे यार, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा है अभी कहाँ से शुरू करूँ। अरे भाई, एटलीस्ट टॉपिक तो डिसाइड कर लेते कि ये टॉपिक पे आज हम लोग का बात होगा। और डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब को जो है, और इवन मैं जितने भी गामदी साहब के फॉलोअर्स हैं, खुद गामदी साहब को भी मैं दिलो जान से इज़्ज़त करता हूँ। सब मुझे जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं कितना गामदी साहब से इंस्पायर्ड हूँ। और खालिद ज़हीर साहब की उनके एफिलिएट है, तो उनसे भी मैं इंस्पायर हूँ। लेकिन उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब की और अपने अल्लामा गामदी साहब की। गामदी साहब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ डॉक्टर खालिद ज़हीर को कि वो हद से ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है। ठीक है, वो सॉफ्ट स्पोकन बहुत ज़्यादा है। अपने गांधी साहब भी जो है ना, वो सॉफ्ट, हालांकि उनकी बहुत सारी बातें जो है मुझे अच्छी लगती है, फॉलो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। अल्लाह सुब्हान व ताला ने भी जो है मुशरिकीन मक्का को बिलीवर्स के हाथ ही पिटवाया है। वो चाहते तो ऐसे ही उनको तबाह कर देते। देख, देयर इज़ अ रीज़न ना, कुछ तो रीज़न हो सकता है ना। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसे ही सबको जो है, जैसे नेचुरल मौत देता है वैसे ही दे देता। लेकिन मुशरिकीन मक्का को सहाबा के हाथ से ये किया है। और सहाबा की वोकेबलरी जाके आप देख लो, और इवन अब कुरान देख लो, वो वोकेबलरी ना गांधी साहब से मिलती है इतनी सोफिस्टिकेटेड, और ना ही डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से मिलती है। वो वोकेबलरी मिलती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है गांधी साहब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ज़्यादा बड़े आलिम है। मेरे नज़र में, मेरा पर्सनल ओपिनियन में, एनी वन कैन डिसएग्री विद दिस, कि गांधी साहब इज़ मच बेटर आलिम, मच बेटर स्कॉलर देन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या है ना, वो पर्सनल जब इतना वो नहीं करता, कोशिश करता है कि वो ज़्यादा ज़्यादा पर्सनल ना जाए। और उसके बाद भी जो उसने जिस तरह से रद्द करता है ना, जो फक्की देने का होता है ना, वो एक्चुअली जो है वो वर्क करता है। आप देखो, कुरान का भी जो यही स्टाइल है, कुरान का स्टाइल जो है ना असर्टिव है, मैं ये नहीं कहूँगा रूड है। तो मैं डॉक्टर खालिद खालिद ज़हीर साहब हो गए, गांधी साहब, तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ में मुझे उतना उनसे शिकायत नहीं है, क्योंकि वो फिर ये एक्स मुस्लिम्स और ये अपने जो ज़्यादा जो इधर उधर की बात करता है ना, उस उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते। और गांधी साहब अपने ज़माने में जितने लोगों से बात किए हैं, तो भाई साहब वो तो एक अलग ही लेवल का है। मतलब जिन लोगों से आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है कि वीडियो बनाओ, उन लोगों से गांधी साहब लाइव जो है बात कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं इतना गांधी साहब और डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हसन इलियास साहब हो गए, कि आप अगर उस लोगों से बात कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम से बात कर रहे हैं, तो आप हद से ज़्यादा, मैं खुद मानता हूँ कि दीन का सबसे बड़ा दुश्मन जो है मौलवी है। मैं ये बात खुद मानता हूँ। लेकिन कुछ एक्स मुस्लिम्स और कुछ एथियस्ट जैसे ओवैस इकबाल साहब जो है, वो किसी मौलवी से कम नहीं है। मौलवी क्या करता है? मौलवी का ये काम होता है कि सामने वालों को जैसे तैसे जो है उसको गलत साबित कर दो। मौलवी ना उसकी बात सुनता है, ना उसकी बात समझने की कोशिश करता है, ना उस बात को रिफ्रेश करता है। ठीक है, क्योंकि आपका ये कहने का मतलब है, वो कुछ नहीं करता। वो धड़ाधड़ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या आपकी बातों में से एक वर्ड वो पकड़ लेगा, आपकी बातों में से गलतियाँ निकालेगा, ऐसी ऐसी गलतियाँ निकालेगा जिसका मेन टॉपिक से कुछ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब जो है, वो आंसर तो दे रहे थे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आंसर दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैस इकबाल साहब है, एक तो टॉपिक कोई डिसाइडेड नहीं था, धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रहे थे। अरे भाई, तुम एक क्वेश्चन पूछो, उसके आंसर का इंतज़ार करो, 1 2 3 4, मतलब ये कोई कला है क्या? ये कोई अच्छी बात है क्या? ये कोई अचीवमेंट है कि एक ही रट में 100 क्वेश्चन आप पूछ लो? और अगर आप 100 क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप क्या सामने वालों को 100 घंटा देना चाहोगे कि एक एक घंटे पे वो जो है पूरा जो है ये दे? आप उतना बर्दाश्त करोगे? जितना आप सवाल पूछने में जल्दी कर रहे हो, उतना पेशेंटली जो है आप क्या कभी भी चाहोगे कि उसका जो है मैं जवाब सुन सकूं?
क्योंकि जवाब ये सब चीज़ का ऑलरेडी दे दे चुका गया है, ऑलरेडी इन सब सवालों का जवाब दे दिया चुका है। एथियस्ट क्या करते हैं, एथियस्ट जो है उस सवालों से आगे नहीं बढ़ते। होना तो यही चाहिए ना कि आपने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, मुझे आपका जवाब नहीं पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आया? आपके जवाब में फला 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 चीज़ की कमी है, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं करते, वो फिर से सेम सवाल पूछते, किसी दूसरे के पास जाते हैं, वो फिर से सेम सवाल पूछते। वो क्यों ऐसा पूछते हैं? अगर उनको बात समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो उनको ये बात बताना चाहिए कि क्यों बात समझ में नहीं आई है। आपकी ये बात जो है, आपने जो जवाब दिया है वो एक नाक़िस जवाब है। वो इसलिए नाक़िस जवाब है क्योंकि वो जो है 1 2 3 इस चीज़ का आंसर नहीं देता। तब बात होता है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्सेशन, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ डायलॉग। आप अगर वो सेम क्वेश्चन को 100 बार पूछोगे, जिसका आंसर मैंने 100 बार दे दिया है, ठीक है, तो ये तो कोई कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि मेरे जवाब के ऊपर आप एक सवाल खड़ा कर दो, वो आपको करना चाहिए। वो तो आप कर नहीं रहे हो, इररेलेवेंट रैंडम कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल के इसको मैं फ्रेम करूं और मेरी ऑडियंस जो है वो ठीक हो जाए। ये कोई मौलवी से कम नहीं है। ओवैस इकबाल इज, ये जो इस टाइप के जो एक्स मुस्लिम्स हैं ना, दे आर जस्ट क्लाउड चेजर, ठीक है। और अब ऑफेंड हो जाते हैं, अरे आप कैसे बोल सकते कि मैंने हक की तलाश नहीं की है, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। भाई तुम जो है पूरा, तुम्हारा काम ही है मुसलमानों को जज करना, इस्लाम को जज करना। तुम गांधी साहब को जो है कॉस्मेटिक सर्जन बुलाते हो इस्लाम का। तुम्हारे जितने भी जजमेंट है, तुम्हारा राइट है वो तुम्हारे ऊपर कि तुम करें। अगर हम लोग ये चीज़ बोलने लग जाए कि तुम जो है इंटरप्रिटेशन का तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे पता? अरे इतना ऑफेंड क्यों हो रहे भाई? तुम जो है पूरा दिन जो है तुम्हारा काम ही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछालना। अगर तुम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, चलो मैं थोड़ा सा हल्का वर्ड यूज़ कर देता हूँ कि तुम्हारा काम ही है पूरा दिन जो है रिलीजियस लोगों को क्रिटिसाइज़ करना। एक बस जो है हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ ये कर दिया है कि तुम जो है सच के तलाशी ही नहीं हो। तुम तो मुसलमानों को बहुत कुछ बोल जाते हो और बहुत ज़्यादा सही बोलते हो। मैं इस चीज़ का डिनाई नहीं करता कि तुम जो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हो सब गलत बोलते हो। तुम जो भी मौलवियों के ख़िलाफ़ बोलते हो सब गलत बोलते हो। शायद 90% हम तुमसे अग्री कर जाए, लेकिन तुम भी तो मौलवी हो। मौलवी को क्या चाहिए? मौलवी को चाहिए व्यूज़, मौलवी को चाहिए पॉपुलैरिटी, मौलवी को चाहिए क्लाउड। मौलवी हक का तलाशी है ही नहीं। मौलवी को चाहिए डोमिनेंस, और वो भी तुमको चाहिए। तुमको ऐसा लगने लगा कि यार एक्स मुस्लिम मार्केट जो है बढ़ रहा है, अब हम लोग एक धीरे धीरे कम्युनिटी बन रहे हैं, ठीक है, तो लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, ठीक है, तुमको ऐसा लगने लगा। लेकिन तुम एक मौलवी की ज़िद हो, क्योंकि मौलवी कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है ना, वैसे ही ना सामने तुम भट 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 सामने वाले को ना। कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होता। पहले कन्वर्सेशन करना सीख लो। सामने वाले ने कुछ बात कही, उसने वो तुमने उसकी बात समझी या नहीं समझी, ठीक है, समझी तो बोलो कि ये कहना चाहते हो, और उसके बाद पर फिर एतराज़ करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसकी बात अंधे मन के मान लो। उसने ये बोला कि आपका ये जो लॉजिक है वो ये काम नहीं करता फॉर एक्स एंड वाई इज दैट रीज़न, ठीक है। अगर एथियस्ट और एक्स मुस्लिम्स जो है, अगर वो इतने ऑनेस्ट होते हैं ना, तो उन चीज़ों के बारे में बात करते जिनका जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है। अगर ओवैस इकबाल साहब इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होते, अब इसमें ना डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब भी ये बोलते हैं कि हम जो है हम जो है लोगों को जज नहीं करते, बहुत सारे आप लोगों तक ठीक से जो है पैगाम पहुंचाया नहीं गया, हम ये चीज़ मानते हैं। वो अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे थे, और ये ह्यूमिलिटी को ये एक्स मुस्लिम्स और ये जो है उनके ऑडियंस ना, ये उनको कमज़ोरी समझते हैं। वो ये बता रहे थे कि अरे ये तो देखो एक जवाब भी नहीं दिखा, ये तो सरेंडर कर रहा है इस इकबाल के सामने। तो वहाँ पर मुझे भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब को इतनी ह्यूमिलिटी नहीं दिखानी थी। भाई क्या पता उसको सब पता है, उसने गांधी साहब को जो है ये इतना पढ़ा है जाना, उसको उनको पता नहीं है गांधी साहब का क्या मौक़िफ़ है, ठीक है। वो जो गांधी साहब के ऊपर जो गारे एरा के ऊपर कमेंट कर रहा था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट नहीं थी कि वो गारे हिरा के वाक़या को पूरा पढ़ता और फिर तनकीद करता। उसने देखी भी है वो वाली वीडियो,
ठीक है। और ये लोग जो इस टाइप के बात ये बोलते हैं कि कैसे पता किसका इंटरप्रिटेशन सही है, सब तो अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो सही है। भाई हर फील्ड ऑफ नॉलेज में ये चीज़ होती है। क्रिश्चियनिटी में आप देखो, आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिल जाएंगे। यही तो खूबसूरती है भाई मेरे, यही तो हक की तलाश है कि जब हक जो है ना अपना अपने शूलेस बांध रहा होता है, तो झूठ जो है ना वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है तब तक उतने इसमें। तो हम लोग का काम ही है हक का मुतलाशी होना। लेकिन आदमी के रवैये से, आदमी के एटीट्यूड से ये चीज़ समझ में आ जाता है कि सामने वाला ना वो सीखने के वो हक का मुतलाशी नहीं है, वो जो है वो सिर्फ जो है क्वेश्चनिंग फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग कर रहा है। आंसर्स उसको मिल गए, आंसर्स पे कभी उसने गौर नहीं किया। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, भाड़ में जाए आंसर्स। ठीक है, भाड़ में जाए आंसर्स। और लोगों को लगता है अरे वाह यार ये देखो इतना चुप करा दिया। अरे भाई अगर क्वेश्चन पूछना ही जो है वो चुप कराने का ये है, तो मैं तो 100 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना। अब जैसे ये इन्होंने जो थे ये क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए, ये अगर ज़िंदगी इम्तिहान है तो किसी का लड़की का रेप हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर तो सामने वाला डॉक्टर खालिद साहब ये बोलते हैं कि भाई उनको अल्लाह जो है कंपनसेट करेगा, उसको जो है ये जन्नत देगा उसके बदले। ठीक है, तो बोले अच्छा मतलब वो इसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब जन्नत नहीं देना चाहिए उसको, ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम है। बोले अच्छा जन्नत देगा, लेकिन वो क्या जो उसके साथ रेप हो गया, तो डॉक्टर खालिद साहब बोले हो सकता उसकी मेमोरी इरेज कर देगा। अच्छा अगर मेमोरी इरेज कर देगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो जन्नत में गई है? तो फिर उन्होंने और अपना आंसर मॉडिफाई कर लिया कि चलो मेमोरी इरेज नहीं करें, उनको पता चल जाएगा जो चीज़ उन्होंने सहा है उसका बदला उनको जन्नत में मिल गया। उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जो सवाल आप हम लोगों से पूछते हैं, कभी अपने आप से भी पूछा है वो सवाल? कभी अपने दूसरे एथियस्ट दोस्त से या किसी एक्स मुस्लिम दोस्त से को सवाल पूछा है कि यार एक बात बताओ, एक लड़की का रेप हो जाता है, गॉड तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे जस्टिस मिलेगा बताओ ज़रा? ठीक है, कभी पूछा है? और जवाब है तो दो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कि एक लड़की का अगर रेप हो जाता है, ठीक है, और गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको दुनिया में जस्टिस कैसे मिलेगा? एक ही लॉजिकल आंसर हो सकता है, और वो लॉजिकल आंसर ये हो सकता है कि उसको दुनिया में जस्टिस नहीं मिलेगा। कैसे मिल सकता है? इतने सारे रेपिस्ट, इतने सारे लोग, चले जाओ कोई भी रेड लाइट एरिया चले जाओ, कितने सारी लड़कियां को जो है सेक्स ट्रैफिक किया गया है, ठीक है, वो आए दिन रेप होती रहती है प्रोस्टिट्यूशन के नाम पे। ठीक है, मैं बताऊं कितनों को जो है इंसाफ मिलता है? 0.01% को भी अगर मिल जाता होगा ना तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। तो कब मिलेगा इंसाफ? तुम्हारे पास जवाब है? तुम्हारे पास जवाब नहीं है। और जिसके पास जवाब है, यू हैव द ऑडेसिटी टू टेल दैट यू आर रॉन्ग। अरे तुम बताओ ना, हमारा तुम्हें तुम्हें जवाब, हम अगर बोलते हैं कि यार आखिरत में जवाब मिलेगा, हम अगर ये बोलते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी में आखिरत जो है वो इनफाइनाइट है, तो अगर तुम कंपेयर करोगे दुनिया की ज़िंदगी को और आखिरत की ज़िंदगी को, तो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। वो बेचारी लड़की के साथ जो रेप हुआ है ना, वो जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है ना, वो भूल भी जाएगी। उसको इतनी नेमत मिलेगी। एक एक जो है, हम लोग को ये चीज़ जो है वो बड़ी इसलिए लग रही है, और बड़ी लगनी भी चाहिए, क्योंकि हम जो है 60 साल, 70 साल, 100 साल के पर्सपेक्टिव से ये बात हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी भी इसको 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 1 करोड़ साल, 1 अरब साल, या हम लोग का जो इमेजिनेशन जा सकता है लास्ट फिगर तक, उसके हिसाब से हम लोग नहीं समझ रहे। अगर उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे तो ये एक तरह से ना, जैसे 1 सेकंड में कैसे हमने चीटी चीटी काट ली तो मेरे को 1 सेकंड के लिए दर्द हुआ ना, उसके बाद ही ये चीज़ होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि कोई एक गरीब, कोई एक ऐसा शख्स है जिसने
इस दुनिया में बहुत बहुत ऐशो आराम किया, रेपिस्ट वाला ही लाइफ करते हो ना, बल जिसके पास पैसा है वो तो छूट ही जाते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत अय्याशी की, बहुत लोगों का रेप किया, बहुत ये किया, एक दूसरे को जो है लूटा, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला बोलते हैं कि इसको एक बार जहन्नम के डालना नहीं, बस चक्कर लगा के आ जाना, डालना नहीं है, डालना तो बाद में, इससे भी खेला जाएगा। तो उसको जहन्नम के इसमें ये डाल दिया जाता है, मतलब डाला नहीं जाता, घुमा के लाया जाता है। तो वो बोलता है, उससे पूछते कि हाँ तूने कुछ अच्छी चीज़ देखी दुनिया में? तो वो बोलता है कि मैं तेरी ज़ात की कसम खाता हूँ, मैंने दुनिया में कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी। सब भूल जाता है, सब तो मेमोरी का हिस्सा है ना। अगर आप ख्वाब में आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अगर थोड़ा देर के लिए मान लो कि ज़िंदगी एक ख्वाब है, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ज़िंदगी एक ख्वाब है, आप इतने, मैं खुद जानता हूँ कि मैं कितने घटिया घटिया और कितने डरावने डरावने नाइटमेयर्स देख चुका हूँ, ठीक है। लेकिन वो नाइटमेयर जो है वो एक झटके में ख़त्म हो जाता है जब मेरी आँख खुलती है। थोड़ी देर के लिए ग्रीफ फील होता है, लेकिन बस ख़त्म, एक झटके में ख़त्म हो जाता है। जो वो नाइटमेयर जो है एक झटके में ख़त्म हो जाता है। तो अगर मैं पूरी ज़िंदगी को नाइटमेयर भी अगर बना दूँ ना, इस ज़िंदगी में खुशियाँ भी मिलती है, गम भी मिलती है, दोनों चीज़ मिलती है, सिर्फ गम नहीं मिलती, खुशियाँ भी मिलती है, लिमिटेड अमाउंट्स में मिलती है, लेकिन मिलती है। तो अगर मैं इस दुनिया को एक ख्वाब भी समझ लूँ ना, 100 साल का ख्वाब, तो असल ज़िंदगी तो आखिरत है, ठीक है। तो जब आप नाइटमेयर देख के आप नाइटमेयर जब आप देख रहे होते हो तो आपको बहुत दुख होता होगा जब कोई आदमी जो है अपने लव्ड वंस को खो देता है नाइटमेयर में। तो उसका जो ग्रीफ हो जाता है, वो ग्रीफ आपके अंदर आ जाता है, आप मेंटली पागल हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप खुलते आपको लगता है ओह माय गॉड, ये तो एक ख्वाब था। तो आखिरत में भी यही होना है मेरे भाई, आपके साथ जो भी गलत चीज़ हुआ है, ठीक है, इट्स लाइक जस्ट फ्लिक ऑफ सेकंड। जैसे ही आखिरत आएगा, आपको उसका जब बदला दिया जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो एक ख्वाब था, इसको मुझे भूल जाना चाहिए, ये मैं इतना अय्याशी में हूँ। अब इस पर जो है बहुत सारे एथियस्ट ये सवाल करेंगे कि अच्छा ये क्या एविडेंस है कि, मतलब खुद कुछ जवाब नहीं देते, खुद जो है सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, खुद लीप ऑफ फेथ नहीं लेते। हालांकि हर चीज़ इनका फेथ के ऊपर चल रहा है, मैं अभी साबित करूँगा कैसे, ठीक है। हर चीज़ इनका फेथ के ऊपर चल रहा है। साइंस के ऊपर इनको फेथ है, बोले नहीं नहीं साइंस के ऊपर फेथ नहीं, साइंस वर्क्स ऑन एविडेंस ब्रो, साइंस वर्क्स ऑन साइंटिफिक एविडेंस, रिलीजन वर्क ऑन रिलीजियस एविडेंस। सबका जो है, आप जो है अगर साइंस के लिए रिलीजियस एविडेंस मांगिएगा या रिलीजियस के लिए साइंटिफिक एविडेंस मांगिएगा, दोनों गलत है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो आप लोग बहुत सारे बोलेंगे कि आखिरत को साबित करो, आखिरत को कैसे साबित करोगे? तो मैं उससे जो है ये सवाल करता हूँ कि भाई मेरे एक बात बताओ, वैसे इसका आंसर मैं दे चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आखिरत को आप कैसे साबित करूँगा। मैं बोला था कि हम लोग रोज़ जागते हैं, रोज़ सोते हैं, ठीक है। तो रोज़ जो है नींद आती है हमें और रोज़ हम लोग जाग भी जाते हैं। तो उसी तरह से एक दिन हम लोग सोएंगे और फिर जाग जाएंगे, वही तो है आखिरत। तो रोज़ तो हमें रिमाइंड किया जा रहा है कि लाइफ आफ्टर आवर स्लीप इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट। उसी तरह से ये स्लीप तो सबसे बड़ा रिमाइंडर है ना, वरना पर्पस क्या है स्लीप का? आप बोलते हैं जो थकान, ठीक है, वो तो आपका, आपने ये बता दिया कि अगर मैं स्लीप नहीं करूँगा तो मैं शायद सरवाइव नहीं कर पाऊँ, मैं मर जाऊँ, वो तो मेरे को समझ में आ जाता है। लेकिन मैं जैसे खाना अगर खाता हूँ तो उसका पर्पस यही होता है कि मैं जो ज़िंदा रह सकूँ, सरवाइव कर सकूँ, वो सब सही है। लेकिन मेरा ये चीज़ है कि सोने का पर्पस क्या है, कि मैं अपनी थकान दूर कर सकूँ, ठीक है, आई गॉट इट। लेकिन गॉड हमें ऐसा भी तो बना सकता था ना, चलो गॉड के ऊपर तुम नहीं मानते हो, नेचर हमें ऐसा भी तो बना सकती थी कि हम लोग थक ही नहीं पाए, या ऐसे भी तो बना सकती थी कि हम लोग को भूख ही नहीं लगे, हमारे अंदर कोई डिज़ायर्स ही ना हो सेक्सुअल या अदरवाइज। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हर चीज़ का एक पर्पस है। तो उसी तरह से हर पर्पस जो है हम लोगों को कोई ना कोई चीज़ रिमाइंड करती रहती है, हर चीज़ का एक फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड होता है। तो उसी तरह से नींद का एक फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड ये है, नींद को एक माइनर डेथ भी बोलते हैं।
शायद साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है, लेकिन हम लोग भी अगर बात करते हैं ना, तो स्लीप को और डेथ को जो है हम लोग हमेशा सिनोनिमसली बात करते हैं। तो जिस तरह से स्लीप है उस तरह से अवेकनिंग है। हम लोग बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो उसी तरह से आखरत भी जो है, ये एनालॉजी मैं इसलिए दे रहा हूँ, आखरत भी जो है जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से ही तो समझ में आ रहा है ना कि आगे फ्यूचर भी है हम लोग का। ये भी तो समझना पड़ेगा ना इस तरह से। साइंटिफिक एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आखिरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि आखिरत में किसी ने देखा ही नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर छत पे चला जाऊँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सन ईस्ट से जा रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है, ठीक है ना, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उसको हम लोग सनराइज़ और सनसेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, साइंस तो ये कहती है कि सन राइज़ नहीं करता, सन सेट नहीं करता। ये हम लोग ज़बान में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन सन कभी राइज़ नहीं करता, सन कभी सेट नहीं करता। ये अर्थ का रोटेशन होता है, जिससे ऐसा लगता है हम लोगों को कि सन राइज़ करता है और सन सेट करता है, ठीक है। अब मैं अपनी आँखों पे भरोसा करूँ या मैं साइंस पे भरोसा करूँ जिसने ये बात लिखी है? तो ये तो मेरा लीप ऑफ फेथ हो गया। अरे नहीं, आप जो है आप जाके गूगल सर्च करो। गूगल में तो आप रिलीजन के बारे में सर्च कर सकते हो, व्हाट आर द एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। आपने ने वो सैटेलाइट इमेजेस, मुझे कैसे पता वो सैटेलाइट से लिए गए? मैं तो सैटेलाइट चलाया नहीं, ना ही मैं स्पेस में गया हूँ पर्सनली। तो मैं जब स्पेस में पर्सनली गया नहीं हूँ, तो मैं किसकी बात मान रहा हूँ? मैं साइंटिस्ट की बात मान रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे स्पेस पे जाके देख चुके हैं कि अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, सन अपनी जगह रहता है, ठीक है। तो मैं तो ये तो साइंटिफिक एविडेंस हो गया ना, इसी को तो साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं। तो भाई रिलीजियस एविडेंस भी जो है स्क्रिप्चरल बेस्ड होगा, उसको आप साइंस के हिसाब से क्यों जज कर रहे हो? आप साइंस से वैलिडेशन क्यों मांग रहे हो रिलीजन का? अगर एक टाइम आया था जब रिलीजन को वैलिडेशन चाहिए था साइंस की तरफ से, और ये दोनों में, मुसलमान हिस्ट्री में भी हो चुका है और क्रिश्चियनिटी हिस्ट्री में भी हो चुका है, तो कि अगर तुम्हारी जो है फाइंडिंग्स जो है ना बाइबल के हिसाब से नहीं हुई तो तुमको परसिक्यूट किया जाएगा। तो वो सेम चीज़ तो आज एथियस्ट कर रहे हैं ना, कि तुम्हारी रिलीजियस फाइंडिंग जो है वो हमारे साइंस के हिसाब से चलना चाहिए, उस पेस से चलना चाहिए। अगर हमें नहीं मिली ना एविडेंस, इसकी जो है साइंटिफिक एविडेंस हेयर आफ्टर की, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा रिलीजन ही फॉल्स है। अरे भाई, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, ठीक है। और आप ये बोल रहे कि आप गैब में क्यों यकीन करते हो? भाई गैब में यकीन करना ही तो अक्ल का काम है। बाकी जितने भी सेंसेस हैं सब जाहिर के ऊपर फतवा लगाती है। इवन जो कैटल होता है ना, वो अपनी आँख से देखता है, ठीक है, ग्रास को, अपनी स्मेल से सूंघता है, ठीक है, उसको खाता है, अपनी सब सेंसेस वो लगाता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान के पास अक्ल है, इंसान के पास शऊर है कि वो अपने सेंसेस के बियॉन्ड भी जो है इमेजिन भी कर सकता है, और सिर्फ इमेजिन ही नहीं कर सकता, वो प्रेडिक्ट भी कर सकता है। ये इसीलिए जो है ना कुरान में बताया गया है, उलाइक हम अनाम बल हम अदल, काफिरों को अनाम कहा गया, कैटल्स कहा गया। कैटल्स क्यों कहा गया? कैटल्स जो है वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैटल्स के पास अक्ल नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो रैशनलाइज नहीं कर सकता, वो कॉन्शियसनेस ये चीज़ नहीं कर सकता। और एथियस्ट की, आई एम सॉरी टू से, जितनी भी आर्ग्यूमेंट है सब जानवरों से ही तो आती है। जो मॉरलिटी है वो जानवरों से आती है कि हाँ, अगर नेचर में ये चीज़ एग्जिस्ट करता है तो इट हैज़ टू बी लॉ, इट हैज़ टू बी मॉरल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, तो ये तो इंसानी तजुर्बात तो ये कहता है कि जो वीक है उनको तो आपको और बचाने का दिल करता है, वीक एंड वल्नरेबल्स को। लेकिन यहाँ पर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो जो फार्मूला है वो तो ये बोलता है कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो अनफिट्स के लिए हम लोग हॉस्पिटल्स क्यों बनाते हैं?
कभी आप लोग भी तो जवाब दे दो यार हमारे सवालों का, या आप ही को हक है सवाल करने का। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। मैं एक मीनिंगफुल डिस्कशन चाहता हूँ, मीनिंगफुल ऑब्जेक्शन चाहता हूँ, ताकि इस पर मैं और भी वीडियोस बना सकूँ। मुझे जितना ऑब्जेक्शंस मिलेगा, मुझे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं और भी चाहता हूँ कि मैं इस पर और वीडियो बनाता जाऊँ। तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा।